चलो बेटा, आज का जो चैप्टर है अपना, उस चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी कहानी थोड़ा समझेंगे पहले, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। अब बेटा हमको ये तो पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लास्ट की क्लास जो थी उससे आज की क्लास को अगर कनेक्ट करें तो हमने ये देखा था कि भाई कुछ लोग इजिप्ट में थे, इजिप्ट से माइग्रेट करते हुए मेसोपोटामिया में आए, मेसोपोटामिया से माइग्रेट करते हुए वही लोग भी धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ उनका पलायन हुआ। अब हम ये मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आए हुए लोग थे वो पहले से ही यहाँ बसे हुए थे, बाद में इन्होंने बसावट की शुरुआत करी। और बेटा इतिहास में आप देखें किसी भी बड़े साम्राज्य को बनने से बिगड़ने तक में, खत्म होने तक में 3 चरण आते हैं। पहला चरण होता है जिस चरण में उस सभ्यता का निर्माण होता है, वो चरण कहलाता है अर्ली फेज। दूसरा होता है मेच्योर फेज, मतलब यह वह समय होता है किसी भी साम्राज्य का जिस समय वह साम्राज्य सबसे अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। और लेट फेज वो फेज होता है किसी भी इतिहास के पन्ने का जिसके अंदर वो साम्राज्य खत्म होगा। तो इसको अगर आप एक इस तरीके से समझें तो पहला फेज हमेशा वह फेज होगा बेटा जिसमें किसी भी चीज का जन्म होगा या फिर वह डेवलप करने की कोशिश करेगी। हम अपनी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा फेज आता है? अर्ली फेज, जब हम बच्चे होते हैं। फिर हमारा मेच्योर फेज, उसके बाद हमारा लेट फेज। ऐसे ही एक सभ्यता, कोई सी भी सभ्यता, कोई सा भी साम्राज्य इतिहास में अगर हम पढ़ेंगे तो उस साम्राज्य की यही 3 बातें होंगी। पहला, वो साम्राज्य कैसे बना। दूसरा, वो साम्राज्य जब अपने चरम पे था तो तब कितना फैला हुआ था। और तीसरी पॉइंट बेटा कि जब उसका अंत हुआ तो वह कैसे उसका अंत होगा। चले इसी पे डिस्कशन करते हुए आज की क्लास देखिए भाई, कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्रोटो इतिहास का हिस्सा है। प्रोटो इतिहास का हिस्सा मतलब यह एक ऐसा ऐतिहासिक हिस्सा है जिसके रिटन एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि इनके रिटन एविडेंसेस को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस बात पर ध्यान रखेंगे। प्रोटो हिस्ट्री हम देखी थी लास्ट क्लास में, इतिहास का वो पन्ना जिसका रिटन एविडेंस अपने पास है लेकिन उसको हम आज पढ़ नहीं पाए हैं। तो इससे एक बात क्या पता लगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, उसको हम आज पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको हमने प्रोटो इतिहास के अंदर रखा। अब कल को बेटा ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई डिस्कवरी हो, कोई नई खोज हो, उस खोज के दौरान ये पता लगे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का अध्ययन कर लिया, तो वो प्रोटो हिस्ट्री से निकल के हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा, जैसे हमारे वेद अभी आएंगे थोड़ी देर में। चले बेटा, अब मुख्यतः जो एग्जाम में सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा फेज क्या है, बेटा एनसीईआरटी कहती है कि इसका टोटल फेज 33 से शुरू हुआ। 3300 बीसीई से इसकी शुरुआत हुई और इसका अंत हुआ 1300 बीसीई के मध्य में। याद रखेंगे, ओरिजिन हुआ 3300 बीसीई में और इसका एंड हुआ 1300 बीसीई में। अब इसी पूरे समय के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के 2-3 चरण आए। पहला अर्ली फेज, दूसरा आपका मेच्योर फेज और तीसरा आपका आया लेट फेज। जो बात हमने यहां देखी थी बेटा कि नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था, वही बात आपके लिए यहां लिखी गई है। तो अर्ली फेज में बेटा कुछ स्थल बने, अर्ली फेज में कुछ स्थल बनाए हमने, जैसे हो गया कलिबंगन, धौलावीरा, बनावली, कोट दीजी, ऐसे क्षेत्र हमने बनाए अर्ली फेज में अपने। दूसरा बेटा मेच्योर फेज में इन्हीं क्षेत्रों का इतना विकास हुआ कि ये शहरों के रूप में कन्वर्ट हो गए। और जिसमें हमने कहा कि जब अपने मेच्योर फेज में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसका उत्तरी पॉइंट हमने देख लिया मांडा। एक सेकंड बेटा, उसका उत्तरी पॉइंट हमने देख लिया मांडा, सबसे वेस्ट में सुक्ता गेंदोर, सबसे इधर ईस्ट में आलमगीरपुर। बेटा यहाँ मालवान लिखा है, इस मालवान को पुराना डेटा, ये मालवान की जगह दैमाबाद अब आपका नया डेटा बन चुका है, तो दैमाबाद अपन याद रखेंगे। इस पूरी स्लाइड से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? पहला पॉइंट कौन सा इतिहास है? प्रोटो इतिहास से ये, ठीक है जी। दूसरी बात याद रखना है कि भाई ये 3 फेज में बटा हुआ था, इसका समय। और तीसरी बात जो आपको इस चार्ट से याद रखना है कि नॉर्थ में कौन था, ईस्ट में कौन था, वेस्ट में कौन था और साउथ में क्या था। एक्सटेंट ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। बेटा यहां तक बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब बेटा कहानी बहुत कमाल की है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण जो 2 स्थल हैं वो है आपका एक हड़प्पा और दूसरा है आपका मोहनजोदारो। इन पे सवाल आए हैं इसलिए विशेष तौर पे। और जो भी चीजें बेटा मुख्यतः हमें मिली हैं इस सभ्यता की, वो हमें इन 2 जगहों से बहुत ज्यादा मिली हैं। हालांकि और स्थलों से छोटी मोटी बहुत चीजों की खोज हुई है, पर इन स्थलों से जिन चीजों की खोज हुई है उन पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। एग्जाम के अंदर क्या क्या पॉइंट बनेगा इस चार्ट से? पहला बेटा पॉइंट,
अगर हड़प्पा नाम का एक स्थल है तो पता है जी, हाँ सर है। दूसरा पॉइंट, किस नदी किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है। रावी किसकी सहायक नदी है सर? रावी सिंधु की सहायक नदी है। काम खत्म। ठीक। तीसरा पॉइंट बेटा, हड़प्पा स्थल की खोज किसने करी? तो 1921 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। 1921 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी जी ने एक स्थल की खोज करी, उसी स्थल को हमने हड़प्पा नाम दिया। और पहला स्थल इस सभ्यता का खोजा गया जो था वो था हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या खोजा, कैसी चीज निकाली, उस पर डिस्कशन करते हैं। कि पहली चीज जैसे हमने देखा भाई कि फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, ये पहला स्थल था जिसकी खोज करी गई। दूसरा बेटा बहुत महत्वपूर्ण चीज, इन सबके बाद जो एग्जामिनर सवाल बनाएगा वो ये बनाएगा कि कहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं। सब पे ध्यान ना दिया जाए, विशेष तौर पे किस चीज पे ध्यान देना है आपने, कि रेड सैंडस्टोन टॉरसो ऑफ न्यूड मेल, मतलब एक मानव, एक पुरुष का धड़ मिला है बेटा जो कि लाल चूना पत्थर से बना था। एक सिंपल सवाल एग्जाम के अंदर आया कि रेड सैंडस्टोन टॉरसो कहां से मिला है? आंसर बन जाएगा बेटा हड़प्पा से बना है। दूसरा सवाल, हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही। हड़प्पा की खोज किसने करी? सर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। कब करी? सर 1921 में हड़प्पा नाम के स्थल की खोज दयाराम साहनी ने करी। साथ ही साथ बेटा हमें दो ऐसे श्रृंखला मिले हैं अनाज भंडार के, तो ये बातें कैसे याद रखनी है? अब इस पे इतना जोर नहीं देना, मैंने जरूर इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना क्योंकि इसका एविडेंस हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है। हालांकि इसका एविडेंस भी है लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देंगे ज्यादा, बट पता होना चाहिए कि अनाज भंडार, गेहूं के साक्ष्य, ये सब कहाँ मिले थे? हमें हड़प्पा से मिले थे। लेकिन जिन बातों बेटा बहुत ध्यान देना है आपने, मैंने पहले बता दिया। पहली चीज, हड़प्पा खोज बेटा किसने करी? बताएं फटाफट। कब करी बेटा? 1921। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है बेटा? रावी नदी किनारे। इतनी बात तीन क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। अब जो भी आपको बेटा साइट पढ़नी है, अगर क्लास के बाद आपका मन करता है कि और साइट कहीं से पढ़ जाए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, बट अगर आप कहीं और साइट पढ़ें तो आप एसएससी के एग्जाम में बस यही तीन चीजें विशेष तौर पर ध्यान देंगे। साइट, किस नदी किनारे बसा है, उस साइट को खोजा किसने है और कब खोजा है। वहां जो चीजें मिली हैं वो आपके सामने है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देंगे उस पर, एक बार पढ़ लेंगे बेटा। दूसरी बात, हड़प्पा के बाद जो दूसरी साइट खोजी गई उसका नाम क्या हुआ भाई? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। फिर वही सवाल बेटा, अगर हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदारो किस नदी किनारे बसा हुआ है? इंडस नदी किनारे। ठीक। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज करी। 1922 में रखाल दास बनर्जी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी खोज करी? मोहनजोदारो की खोज करी। बहुत बढ़िया। अब बेटा मोहनजोदारो एक ऐसा स्थल है जहां से हमें बहुत विभिन्न प्रकार की चीजें मिली हैं, जिससे हमने इस सभ्यता के बारे में कि ये सभ्यता कैसी रही होगी इसकी जानकारी का पता लगाया है। पहली चीज बेटा, ये तो हो समझ लिया, सेकंड साइट टू बी डिस्कवर्ड, दूसरी साइट खोजी गई। ग्रेट ग्रेनरी, लार्जेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। पशुपति सील, बेटा यहां पे एक वर्ड है सील। सील मतलब मोहर। यहां आपको, चलो इधर मैं आ जाता हूं, उन्हें दिखेगा नहीं। यहां पे आपको बेटा एक मोहर दिख रही होगी ऐसी। इस मोहर में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा, एक सेकेंड देखें, इस मोहर में आपको ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है। अरे, एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है और इस व्यक्ति के आसपास, इस व्यक्ति के आसपास कई प्रकार के जानवर बैठे हुए हैं। ये सील हमें कहां से मिली है? मोहनजोदारो नाम के स्थल से मिली है। सिंपल सवाल एग्जाम के अंदर, पशुपति सील कहां से मिली है? मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो की खोज किसने करी? रखालदास बनर्जी ने करी। कब करी? 1922 में करी। पशुपति सील पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा, डांस करती हुई कांस की महिला, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये रही ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की इमेज, आप देख सकते हैं। तो हमें एक ऐसा, ये बेटा ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं है, एक छोटी सी मूर्ति मिली है हमें कांस्य की, ब्रॉन्ज की, नृत्य करते हुए महिला की। तो दूसरा सवाल एग्जाम के लिए तैयार हो गया बेटा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। तीसरा बेटा, बीएडेड प्रीस्ट, बीएडेड प्रीस्ट, एक पुजारी, एक पुजारी हमें कहां से मिले हैं भाई? ये भी मिले हैं मोहनजोदारो से।
ये इमेज बेटा आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि आप देखें कि आज से लगभग लगभग एक बार हम रेंडमली काउंट करने की कोशिश करें, अभी 2024 चल रहा है और 2024 से हम चल रहे हैं एडी में या फिर सीई में। और इतिहास में जब भी हम पीछे जाते हैं तो समय एक पहले शून्य होगा, जीरो पे पहुंचेगा, फिर जीरो से फिर और पीछे जाएंगे अध्ययन करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम सीमा पे मेच्योर फेस में थी 2600 से लेके 1700 के बीच में। तो 2600 साल उधर जीरो के उधर और करीबन 2000 साल इधर। तो मोटे मोटे तौर पे अगर आप अनुमान भी लगाते हैं तो आज से लगभग लगभग 46 से लेके 4700 साल पहले एक ऐसी सभ्यता बनी सिंधु नदी के किनारे जिनके पास इतना ज्ञान था कि किस प्रकार से मूर्ति बनानी है, किस प्रकार से मोहर बनानी है, किस प्रकार से ऐसी मूर्तियों का निर्माण करना है। और हम इनके बारे में बस एक अनुमान लगाते हैं इन्हीं चीजों को, और इन्हीं को हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। इन्हीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे उस समय क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, इसका बस हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। सही मायने में जो भी है हमें नहीं पता, क्योंकि कैसा इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री, मतलब इसका रिटन एविडेंस हम पढ़ नहीं पाए हैं। चले भाई, पहली चीज हमने क्या देखी, पशुपति सील मिला, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला, बीडेड प्रीस्ट मिला। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल, ग्रेट बाथ, विशाल स्नान घर की खोज कहाँ हुई है। तो बेटा ये आप देख सकते हैं कि मैं एक ऐसे शहर की बात कर रहा हूं उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता की, जहां पे एक बहुत बड़ा विशाल स्नान घर या स्विमिंग पूल डिस्कवर्ड किया गया है। अब स्विमिंग पूल किस लिए डिस्कवर, उसका यूज क्या था, तो इसके पीछे इतिहासकार का बहुत मत है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस बड़े पूल का एक अर्थ था, जैसे आज के समय सरोवर होते हैं, आप गुरुद्वारे वगैरह में जाएं तो वहां सरोवर मिलते हैं, तो वो अनुमान लगाते थे कि कोई पवित्र कार्य करते थे या फिर कोई पूजा पाठ के लिए इस स्विमिंग पूल में सरोवर का इस्तेमाल हुआ करता था पूजा पाठ के कार्य को करने के लिए। ये पहला अनुमान है। दूसरा अनुमान बेटा ये कहता है कि ये सच में एक स्विमिंग पूल था, ठीक है, जैसा आज स्विमिंग पूल का इस्तेमाल होता है वैसा। और एक अगला अनुमान यह था कि पानी को इकट्ठा करने के लिए वह इन बड़ी जगहों पे पानी को भर के रखा करते थे ताकि बाद में इसका यूज हो सके। अब तीनों में से कुछ भी एक सही अनुमान हो सकता है या फिर तीनों गलत हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रेट बाथ कहाँ मिला है, तो ग्रेट बाथ की जो डिस्कवरी हुई है वो कहाँ हुई है, मोहनजोदारो में। अब 2 से 3 बातों को रिपीट करें, सीधे से एग्जाम में सवाल क्या आएगा बेटा, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है, पशुपति सील, ग्रेट बाथ, ये चारों चीजें कहां से मिली है बेटा, आंसर क्या बनेगा, मोहनजोदारो। 2 सवाल क्या बनाएगा कि मोहनजोदारो की खोज कब हुई, किसने करी बेटा खोज, आर डी बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, इतनी बातें क्लियर। और बेटा मोहनजोदारो किस नदी पे बसा हुआ था, इंडस रिवर पे बना हुआ था, बहुत बढ़िया। ये 4 बातें बेटा मैं मान चलता हूं कि आप पढ़ेंगे बाद में इन 4 बातों को, फिर हमने बाद में वही बातें लिखी हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब अलग अलग साइट पे डिस्कशन करते हैं कि हर एक साइट का क्या मतलब था। चले, उसके बाद बेटा सुक्ता गेंदोर हमने देख लिया था, तो हमने कहा सुक्ता गेंदोर का पहला फीचर क्या था कि सर यह सबसे वेस्टर्न साइट है आईवीसी की, सिंधु घाटी सभ्यता, इन शॉर्ट बेटा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे वेस्टर्न साइट जो थी वो थी सुक्ता गेंदोर। इसकी खोज किसने करी, सर इसकी खोज 1929 में स्टेलिन नाम के व्यक्ति ने करी, ठीक है जी। आज के समय कहाँ है बेटा, बलूचिस्तान, और किस नदी किनारे बसा हुआ था, सर ये दास नदी किनारे बसा हुआ है। और यहाँ का कुछ खतरनाक बड़ा एविडेंस नहीं, बस इतना है कि ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, तो इसको हम ऐसे छोड़कर इग्नोर कर सकते हैं। बट तीसरा स्थल हमने क्या देखा, सुक्ता गेंदोर सबसे पश्चिमी साइट है आईवीसी का, खोज किसने करी, स्टेलिन ने करी, कब, 1929 में करी, ठीक है। कहाँ पे है मॉडर्न डे, सर पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्षेत्रों में है, और किस नदी किनारे बसा हुआ है, दास नदी किनारे बसा हुआ है। बस ये बातें हमें पढ़नी है। अगली साइड बेटा चनुनदारो, चनुनदारो उसकी खोज करी है एनजी माजुमदार ने इन 1931, 1931 में, 1931 में एनजी माजुमदार ने चनुनदारो नाम की जगह की खोज करी है। ये बेटा सेम वही कि सिंधु नदी बसा हुआ है। और यहाँ पे बेटा सबसे महत्वपूर्ण एक जो एविडेंस मिला है, एग्जाम के अंदर सवाल आया हुआ है कि फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग कैट, ठीक है, फुटप्रिंट मिले हैं जहां पे एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है। अब सवाल यह है कि सर ऐसे कैसे फुटप्रिंट हमें डिस्कवर हो सकते हैं, कि भाई अगर आज कोई फोटो तो रही नहीं होगी जिसके हमने डिस्कवरी की बात करी,
तो बेटा फुटप्रिंट मतलब हम ऐसे फॉसिल्स की बात कर रहे हैं कि सपोज करो, जैसे एक उदाहरण के तौर पे गारा बना होगा, उस गारे में एक पहले कैट ने रन किया होगा, फिर बाद में एक डॉग पीछे रन करके गया होगा, फिर विद द कोर्स ऑफ टाइम वो चीज बची रही लंबे सालों के लिए, उसके बाद हमने एक ऐसे एविडेंस की खोज करी। तो एग्जाम का सिंपल सवाल एक बार आ चुका है बेटा कि अ डॉग चेजिंग अ कैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच साइट ऑफ दिस सिंधु घाटी सभ्यता, आंसर बन जाएगा चनुंदारो। चनुंदारो की खोज किसने करी? बस सिंपल सर, एनजी मजूमदार 1931। किस नदी किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी किनारे। पॉइंट क्लियर।